एडिबल ऑयल। इंडिया का एडिबल ऑयल सेक्टर लगभग $4.4 बिलियन यानी 37,000 करोड़ रुपीस का है और ये सेक्टर 6.79% CAGR से ग्रो कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये सेक्टर ऑलमोस्ट $6.5 बिलियन यानी 54,000 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। इंडिया एडिबल ऑयल्स का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं एंड कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या सप्लाई चेन इशू होता है तो एडिबल ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट्स पे पड़ता है और इवेंचुअली इस सेक्टर के कंपनीज पे। फेब 2025 में इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स 4 ईयर लो पे आ गए थे। हमने जब ये डेटा जैन 2025 के डेटा से कंपेयर किया तो समझ आया कि एक तरफ तो सोया ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स गिर गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाम ऑयल इंपोर्ट्स 36% बढ़ गए हैं। और क्या आपको पता है ज्यादा एडिबल ऑयल कंजम्पशन से ओबेसिटी का भी रिस्क बढ़ जाता है? पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये कंसर्न एड्रेस किया है। मन की बात के 119th एपिसोड में पीएम मोदी ने लोगों से एडिबल ऑयल कंजम्पशन रिड्यूस करने को कहा है। ये क्लिप सुनो। साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, ये देख के हमारे दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे कि हम पाम ऑयल इतना ज्यादा कंज्यूम क्यों करते हैं और तो और हम इंपोर्ट्स पे इतने डिपेंडेंट क्यों हैं, हमारे इंपोर्ट ट्रेंड्स क्या हैं और इन सब से बड़ी बात, एडिबल ऑयल सेक्टर काम कैसे करता है, ऑयल बनता कैसे है, इसको बनाने में मेजर कॉस्ट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंट तरीके होते हैं। आपने सुना होगा हॉट प्रेस्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एटसेट्रा, तो इनके नुआंसेस क्या हैं और फिर इस सेक्टर में अभी कंपनीज को रिस्क क्या है एंड इंडिया में एडिबल ऑयल के मेजर प्लेयर्स कौन कौन है, प्लस उनका मार्केट शेयर क्या है और प्लस उनकी थोड़ी स्ट्रैटेजी समझने में भी काफी इंटरेस्ट आएगा ताकि फ्यूचर ट्रेंड्स हम समझ पाएं। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने रिसर्च स्टार्ट किया। रिसर्च करते करते हमें इस सेक्टर के 2 और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स समझ में आए, जैसे कि बढ़ता हेल्थ कॉन्शियसनेस और प्रीमियमाइजेशन। और आगे मैं स्टार्टअप्स के बारे में भी 1-2 लाइन में बात करूंगा। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, बेसिक्स अबाउट द एडिबल ऑयल सेक्टर, जिसमें हम एडिबल ऑयल बनता कैसे है वो समझेंगे, टाइप्स ऑफ एडिबल ऑयल समझेंगे एंड ये समझेंगे कि हम इंपोर्ट्स पे इतना डिपेंडेंट क्यों हैं। एडिबल ऑयल कंपनीज के मेजर कॉस्ट ड्राइवर्स को भी समझेंगे। सेकेंड सेगमेंट में हम एडिबल ऑयल सेक्टर का स्ट्रक्चर समझेंगे, मेजर प्लेयर्स कौन हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है एंड उनके फ्यूचर के लिए ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या है। फाइनली हम इस सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे और हम कुछ स्टार्टअप्स के बारे में भी बात करेंगे 1-2 लाइन में, जहां हमें दिख रहा है कि 2 ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। शुरू करते हैं। इंडिया एडिबल ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। डायरेक्टरेट ऑफ वनस्पति, वेज ऑयल्स एंड फैट्स 2021-22 के हिसाब से हमारा पर कैपिटा एडिबल ऑयल कंजम्पशन 19.7 kg पर एनम है। ये WHO के रिकमेंडेड 13 kg से काफी ज्यादा है एंड ओवर द इयर्स हमारा कंजम्पशन काफी बढ़ गया है। 1960s में हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 3.2 kg पर एनम था और 2012-13 में 15.8 kg पर एनम था। मतलब पिछले 10 सालों में हमारा कंजम्पशन लगभग 25% बढ़ गया है और पिछले 60 इयर्स में तो हमारा कंजम्पशन 500% से भी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब 5 टाइम्स हो गया है। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, ये सब एडिबल ऑयल्स हैं। एडिबल ऑयल को मोस्टली उनके प्रोडक्शन सोर्स के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाम ऑयल पाम ट्री से बनता है, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन सीड से और सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर सीड से बनता है। और आपको पता है हम सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल कंज्यूम करते हैं? पाम ऑयल। यस, वही पाम ऑयल जो स्नैक्स कंपनीज भर भर के यूज करती है, चिप्स से लेके बिस्किट तक बनाने में। आपको पता है आइसक्रीम तक में पाम ऑयल यूज किया जाता है। ये देखिए पाम ऑयल के डिफरेंट यूज केसेस। लेकिन हम इतना पाम ऑयल क्यों कंज्यूम करते हैं? कंपनीज इतना पाम ऑयल क्यों यूज करता है, क्यों प्रोड्यूस करता है? ये समझने के लिए चलिए एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझते हैं। एडिबल ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल सीड्स को क्लीन करके क्रश किया जाता है, फिर क्रश्ड ऑयल सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या हॉट प्रेस्ड एंड कोल्ड प्रेस्ड मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड सेक्टर में सबसे कॉमन है। इसमें ऑयल सीड्स को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि ऑयल एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाए।
फिर हेक्सेन जैसे केमिकल सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं जो ऑयल को सीड से अलग करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस से यील्ड हाई हो जाता है एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाते हैं इन कंपनीज को जो हॉट प्रेस्ड वाला मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड है कोल्ड प्रेस्ड मेथड। ये एक ट्रेडिशनल एंड नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड है। इसमें सीड्स को डायरेक्टली क्रश करके प्रेस किया जाता है बिना किसी हीट के। ये प्रोसेस थोड़ा मैकेनिकल और स्लो जरूर होता है, लेकिन इसमें नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। और अगर आप देखोगे ना आपके आसपास, अगर आप इंस्टाग्राम पे एड्स देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे भी एड्स देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार इतने सारे ब्रांड्स अब आ गए हैं जो कोल्ड प्रेस्ड को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ हेल्दियर वेरिएंट। बट ऑफ कोर्स द प्राइसिंग इज वेरी प्रीमियम बिकॉज ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल सकता है इस प्रोडक्ट में। अब क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड केमिकल की वजह से एडिबल ऑयल का यील्ड ज्यादा एंड कॉस्ट लो होता है, कंपनी ज्यादातर हॉट प्रेस्ड ऑयल्स यूज करते हैं अगर उनको मास को टारगेट करना है, अगर उन्होंने मास्क में बिल्ड करना है, अगर उन्हें मास कैटेगरी को सर्व करना है। इसमें भी पाम ऑयल का यील्ड सबसे ज्यादा होता है, दूसरे ऑयल सीड्स के लगभग 4.5 टाइम्स ज्यादा, और कॉस्ट सबसे कम होता है। इसीलिए पाम ऑयल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसीलिए हमारा पाम ऑयल कंजम्पशन हाईएस्ट है एज कंपेयर टू अदर एडिबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा था कि क्योंकि सिर्फ ये सस्ता है बनाने में, हम इसे कंज्यूम किए जा रहे हैं, बट हम ये नहीं सोच रहे कि क्या ये हेल्दी भी है और क्या ये हमारे लाइफ को, हमारे लाइफस्टाइल को मेजरली इम्पैक्ट कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसको हो रहा है? जो वो लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी है, जिसका इनकम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। रूरल सेक्टर में एक चीज़ अभी भी अच्छी है कि कई गाँव में, कई विलेजेस में अभी भी लोग कोल्ड प्रेस वाले पुराने टेक्निक से ऑयल निकालते हैं, बट उससे वो कुछ कमर्शियल नहीं कर सकते, उसे वो थोड़ा बहुत सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही यूज कर पाते हैं। बट वो जब भी कोई पैकेज्ड गुड्स बाहर खरीदने जाते हैं या पैकेज्ड गुड्स लेते हैं तो उन्हें उसमें पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स थोड़े सस्ते बनते हैं। अब ऑयल मैन्युफैक्चरिंग पे वापस आ जाते हैं। ऑयल मैन्युफैक्चर होने के बाद इसे रिफाइन किया जाता है ताकि इम्प्योरिटीज निकल जाए, और यही होता है रिफाइंड ऑयल जो हम और आप जैसे कस्टमर्स खरीदते हैं। इंडिया में मोस्टली कंपनीज क्रूड एडिबल ऑयल्स जैसे पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करती है और फिर अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब देखो, ये सारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या रिफाइनिंग प्रोसेस है, ये कंपनीज के लिए सिमिलर ही होता है। एंड सिमिलर प्रोसेस मतलब सिमिलर फिनिश प्रोडक्ट्स। अगर वो लोगों के रॉ मटेरियल्स भी सिमिलर हैं तो कंपनीज को सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पे ही प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते हैं। इसीलिए कंपनीज कोशिश करती है कि वो अपने कॉस्ट्स को ही कंट्रोल करे ताकि मार्जिन्स इंप्रूव कर पाए। एडिबल ऑयल कंपनीज के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस का ऑलमोस्ट 80 to 85% यही कॉस्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, मोस्टली एडिबल ऑयल कंपनीज फूड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो रेवेन्यूज और कॉस्ट में बाकी सेगमेंट भी इंक्लूडेड है, लेकिन इन कंपनीज का 70% से ज्यादा रेवेन्यू एडिबल ऑयल सेगमेंट से ही आता है, इसलिए हम ये नंबर कोट कर रहे हैं। अब क्योंकि सारे रॉ मटेरियल्स ही कमोडिटीज हैं एट द एंड ऑफ द डे, इनके प्राइसेस ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इनका प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट पे एक मेजर प्रेशर डालता है। एंड जैसे मैंने बताया, हम एडिबल ऑयल्स के लिए इंपोर्ट्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर हैं। नीति आयोग के 2024 के एक रिपोर्ट के हिसाब से हम अपना एडिबल ऑयल नीड्स का 55 to 60% इंपोर्ट करते हैं, और इसमें भी हम पाम ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, लगभग 59%। फिर आता है सोयाबीन 23% एंड देन सनफ्लावर ऑयल 16%। तो दोस्तों, रिसर्च तो देखो करके मुझे एक ही बात बार बार समझ में आई कि एक तो ये पाम ऑयल हमारा हेल्थ भी खराब कर रहा है, ऊपर से ये हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे भी प्रेशर डाल रहा है, हमारा डॉलर इस पे खर्च हो रहा है इतना ज़्यादा, इसके पैकेज फूड्स को खा के हम बीमार पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि फ्रॉम अ 10 to 15 year 20 year पर्सपेक्टिव ये ड्रास्टिकली रिड्यूस होना चाहिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड द फिजिकल हेल्थ ऑल्सो ऑफ द कंट्री। बट फिर ना ये सब सोचते सोचते मुझे लगा कि यार हमें इतना इंपोर्ट करना ही क्यों पड़ता है? हम क्या डोमेस्टिकली ये सब प्रोड्यूस नहीं कर सकते? हम इतनी सारी तो चीज़ें प्रोड्यूस करते ही हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो देखो, हमारे डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन से कई ज़्यादा बड़ा हमारा कंजम्पशन है, और ग्रोथ रेट में भी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कि जो ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, वो ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन से काफ़ी लो है।
2022 तक हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन 2.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा था, लेकिन डिमांड 4.3% बढ़ रहा था, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ कैसे? क्यों हमारी कंपनीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाई? सिर्फ एक सिंपल आंसर है, वन वर्ड आंसर है, क्लाइमेट। अगर पाम ऑयल की बात करें तो पाम ट्रीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है एंड रेनफॉल कंसिस्टेंट होता है। दुनिया का लगभग 82% पाम ऑयल प्रोडक्शन सिर्फ 2 ही कंट्रीज में होता है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इसीलिए हमें अपने पाम ऑयल नीड्स फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। सोयाबीन की बात करें तो इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट हमारे टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लगभग 34% सोयाबीन का है। लेकिन हम ये सोयाबीन को मेजरली हाई प्रोटीन एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं, तो सोयाबीन ऑयल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये टेबल देखो, इसमें कंट्री वाइज एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स दिए हुए हैं। पाम ऑयल हम इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल मोस्टली अर्जेंटीना, ब्राजील और रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन, रशिया एंड अर्जेंटीना से इंपोर्ट करते हैं। सनफ्लावर ऑयल में यूक्रेन का नंबर हाई था, अभी पता नहीं कहां से करेंगे बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस अनरेस्ट। सो प्रोबेबली अब वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। वो डेटा में अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, शायद आगे जाके वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब इतना बड़ा हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज पे इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट हैं। इन कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन इश्यूज हमें डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसा हमने बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में भी देखा है, दूसरे कमोडिटीज के लिए भी देखा है। और अभी हाल में ऐसा ही हो रहा है इस सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल टू जून 2025 क्वार्टर में सोयाबीन ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने यूएस सोयाबीन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह से उम्मीद ये है कि यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट्स टू चाइना कम हो जाएंगे और ग्लोबल मार्केट्स में सोयाबीन का सप्लाई बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस भी गिर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाम ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। कैसे? इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स कम करने का प्लान कर रहा है ताकि वो ये पाम ऑयल बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए यूज कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई कम हो सकता है और प्राइस बढ़ सकता है, और अल्टीमेटली कंपनीज के कॉस्ट भी बढ़ सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, इस सेक्टर के कॉस्ट्स काफी वॉलेटाइल हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क भी है। मतलब जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एंड इन दोनों रिस्क को मेजर एडिबल ऑयल कंपनीज जैसे अदानी विल्मर, पतंजलि फूड्स, मैरिको एंड गोकुल एग्रो रिसोर्सेज ने अपने 23-24 एनुअल रिपोर्ट्स में भी एक्नॉलेज किया है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज अब डोमेस्टिक सोर्सेज से भी रॉ मटेरियल सोर्स कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अदानी विल्मर ने 50-50 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रॉ मटेरियल सोर्सिंग अचीव कर लिया है। आज के दिन अदानी विल्मर इंडिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है एंड इंडिया के टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स का 20% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से 70% से ज्यादा पाम ऑयल वो अपने पेरेंट कंपनी अदानी विल्मर इंटरनेशनल से प्रोक्योर करता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है। इससे उनके सप्लाई चेन रिस्क और थर्ड पार्टी सप्लाई डिपेंडेंसीज कम हो जाते हैं। पतंजलि फूड्स के पास तो खुद के पाम ऑयल प्लांटेशंस भी हैं, इससे उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी कम हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 58% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, इंडस्ट्री में लोएस्ट। साथ ही पतंजलि ये पाम ऑयल दूसरे कंपनीज को भी बेचता है एंड उनके 18% ऑफ टोटल रेवेन्यू को ये सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। पाम ऑयल प्लांटेशंस लगाना इंडिया के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स या NMEO के साथ भी अलाइन करता है। अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। NMEO का ऑब्जेक्टिव है एडिबल ऑयल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना। गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए एक गाइडलाइन डॉक भी रिलीज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में आराम से उसको रेफर कर लेना। बट मुझे ऑनेस्टली लगता है, पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि बाकी सारे ऑयल्स का कैसे कंजम्पशन बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हुए। मतलब प्रोडक्शन पे फोकस किया जाए, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जाए, यील्ड इंक्रीज करवाया जाए, टेक्नोलॉजीज ऐसी यूज़ की जाए जिसमें ये मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स वगैरह कम किया जा सके, इनोवेशन किया जाए इस सेक्टर में, और पाम ऑयल पे डिपेंडेंसी रिड्यूस की जाए। हमें सिर्फ हमारा डॉलर नहीं बचाना है, हमें हमारा हेल्थ भी बचाना है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर उस डायरेक्शन में जाने के लिए हमें पाम ऑयल की जगह दूसरे अल्टरनेटिव ऑयल्स पे स्विच करना पड़े या करना चाहिए, तो ये डायरेक्टिव भी गवर्नमेंट से हमारे पास आना चाहिए और बाकी सारे प्रोड्यूसर्स के पास भी जाना चाहिए। एक 20 to 30 ईयर रोड मैप में ये आराम से अचीव किया जा सकता है। अब देखो,
कंपनीज के लिए तो कॉस्ट कम करना इंपॉर्टेंट है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज पीक सीजन में बल्क सोर्सिंग करती हैं और फिर उन्हें कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में रखती हैं। इससे क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रहता है और वो प्राइस से फ्लक्चुएशंस वगैरह से भी बच जाते हैं। कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी ऐसे स्टेट्स में सेटअप करते हैं जहां रॉ मटेरियल्स का एक्सेस करना या रॉ मटेरियल्स को एक्सेस करना ईजी हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश सोयाबीन का लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो अदानी विल्मर का एक सोया इंटीग्रेटेड प्लांट मध्य प्रदेश में ही है। अदानी विल्मर ने जैन 2025 में गोहाना हरियाणा में लगभग 1300 करोड़ इन्वेस्ट किया और एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क लॉन्च किया। ये 85 एकड़ की फैसिलिटी है। इसमें 85 मल्टीपल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जा सकता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट का आउटपुट सेम फैसिलिटी में ही फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। इससे लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बचाया जा सकता है और एफिशिएंसीज बढ़ सकती है। एडिबल ऑयल्स के लिए अदानी विल्मर ने पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज भी सेटअप किए हैं। मतलब पोर्ट से रिफाइनरीज तक डायरेक्ट सप्लाई पाइपलाइंस है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज भी इस स्पेस में एक लिस्टेड कंपनी है। उनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अगर आप देखोगे तो वो आपको दिखेगा कि तीनों पोर्ट्स पे ही हैं। पतंजलि फूड्स का भी एक प्लांट आंध्र प्रदेश में है, जो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही नहीं, कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनके प्लांट्स कस्टमर के भी पास हो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगेन कम लगे। तो फॉर एग्जांपल, अदानी विल्मर का एक मस्टर्ड क्रशिंग प्लांट राजस्थान में है। इंटरेस्टिंगली, वेस्टर्न इंडिया में मस्टर्ड ऑयल का डिमांड काफी हाई है। दोनों रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर्स के पास फैक्ट्रीज होने से कंपनीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ कोर्स बचता है, टाइम भी बचता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 2 to 3% होता है थ्रू आउट दी सेक्टर। अलग अलग कंपनीज का थोड़ा 19-20 होगा, बट मोटा मोटा यही होता है। तो बेसिकली देखो, आपको समझ में अभी आ रहा होगा कि 80 to 85% तो रॉ मटेरियल कॉस्ट था, 2 to 3% डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, और अब बाकी एक्सपेंसेस हटाने के बाद एडिबल ऑयल कंपनीज के पास कुछ 0.5 to 1% पैट मार्जिन बचता है। एंड इसमें भी कंपनीज के कोर प्रोडक्ट्स तो सिमिलर ही होते हैं। तो कंज्यूमर्स वही प्रोडक्ट खरीदते हैं यूजुअली जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग अच्छी हो, और यही 2-3 एस्पेक्ट्स पे कंपनीज compete करती हैं। और इसको हम थोड़ा और नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का, और इसमें प्लेयर्स कैसे अपने डिफरेंट मोड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अदानी विल्मर इंडिया का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल कंपनी है विद अ 19% मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड एडिबल ऑयल सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का एडिबल ऑयल सेगमेंट का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ था। एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, इसमें अदानी ग्रुप अब अदानी विल्मर से एग्जिट कर रहा है। कंपनी अपना नाम चेंज करके AWL एग्री बिजनेस रखना चाहता है और उन्हें इसका शेयर होल्डर अप्रूवल भी मिल गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अदानी ग्रुप ने ये डिसीजन शायद इसलिए लिया क्योंकि वो अपना डेट कम करना चाह रहा है और कोर बिजनेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स पे फोकस करना चाह रहा है। इस स्पेस में पतंजलि फूड्स, मैरिको और गोकुल एग्रो रिसोर्सेज भी मेजर प्लेयर्स हैं। एज पर इकरा रिसर्च, 2021 में 5 to 6 मेजर प्लेयर्स ने 40% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ था। अगर हम सिर्फ अदानी विल्मर की बात करें तो उनके पास 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 21 लाख रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंस है और 30,000 रूरल एरियाज में प्रेजेंस है। ये वही कंपनी है जो फॉर्च्यून ऑयल बनाती है। एग्जैक्टली, फॉर्च्यून ऑयल अदानी विल्मर का है, जो अब AWL वगैरह के नाम से जाना जाएगा। कंपनी लास्ट 1.5 ईयर से होरेका सेगमेंट यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग में भी एक्सपैंड कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 में इस सेगमेंट ने 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। ऑल्टरनेटिव चैनल जैसे ई-कॉमर्स एंड मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स भी काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये टेबल देखो, इसमें कंपनी वाइज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल आउटलेट्स हैं। साथ ही एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक है सेल्स टू टॉप 10 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स टू डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब कितना सेल्स टॉप 10 डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, उतना कम डिपेंडेंसी ऑन टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अदानी विल्मर का ये मेट्रिक लोएस्ट है, लगभग 5%। मतलब सिर्फ 5% ऑफ टोटल सेल्स टॉप 10 डीलर से आता है। वहीं दूसरी तरफ गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, जो अभी थोड़ा छोटा है, उनका ऑलमोस्ट 46% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। बेसिकली इस मेट्रिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जितना लोअर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब आपके सेल्स उतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बट इसमें एक और कैच है कि आपको उतने ही ज़्यादा डीलर से, उतने ही ज़्यादा लोगों से, उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से डील भी करना पड़ेगा। बट ये आपके सेगमेंट रेवेन्यू को यूजुअली हेज करके रखता है, क्योंकि एक साथ सारे डिस्ट्रीब्यूटर हाथ खड़ा नहीं करेंगे। एक आध डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि अगर
ऑन द अदर हैंड आप वो दूसरी कंपनी गोकुल को देखें तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर बंद कर दे उनसे माल लेना, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, उनका रेवेन्यू बहुत जल्दी से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब सारे कंपनीज ही मार्केट में प्रेजेंट हैं तो एज अ कस्टमर आप वही प्रोडक्ट खरीदोगे जिसका ब्रांड वैल्यू अच्छा हो, जिसका नाम आपको पता हो, क्योंकि खाने के मामले में रिस्क कौन लेगा। इसीलिए कंपनीज एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में बहुत खर्च करती है ताकि वो अपना एक ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट कर पाए। यूजुअली इस सेक्टर में हमने देखा कि कंपनीज दो टारगेट ऑडियंस के लिए मेजरली ब्रांड्स निकालती हैं, मास एंड प्रीमियम, और दोनों सेगमेंट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अलग होती है। अदानी विल्मर का एग्जांपल लेते हैं। जैसा मैंने बताया, उनका हीरो ब्रांड है फॉर्चून। कंपनी रीजनल मार्केटिंग पे काफी फोकस करता है थ्रू टीवी, प्रिंट एंड बिलबोर्ड्स, एंड एड्स में भी रीजनल कल्चरल रेफरेंसेस और लोकल नुआंसेस होते हैं। उन्होंने अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना और सौरव गांगुली जैसे सेलिब्रिटीज को एड्स में फीचर किया है, जिससे ब्रांड क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ जाए। पतंजलि फूड्स ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड्स महाकोश एंड सनरिच के लिए MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। रूरल मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए कंपनीज मेला जैसे फिजिकल इवेंट्स एंड वॉल पेंटिंग्स के थ्रू ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। हमने मेजर प्लेयर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस टेबल में समराइज कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से रेफर कर लेना। तो ये तो देखो बात हुई इस सेगमेंट के प्लेयर की, मेजर प्लेयर्स की, उनके मार्केट शेयर की, उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, एंड इस सेक्टर में अभी तक क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई हैं, क्यों लगाई हैं, कैसे उन्होंने कॉस्ट कटिंग की है, और सेक्टर में मार्जिन्स क्या है, जो कि आपको समझ में आया होगा कि बहुत थिन मार्जिन्स हैं। अब इस सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स को भी समझते हैं। हमने दो ट्रेंड्स तो इसमें देखे ही थे, एक प्रीमियमाइजेशन और एक हेल्दी। कस्टमर्स अब हेल्दी खाना चाह रहे हैं, एंड थैंक्स टू रेवांत एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में अब कस्टमर्स इतने एजुकेट हो गए हैं, लोग इतने एजुकेट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि वो लेबल्स पढ़ रहे हैं। लेबल पढ़ेगा इंडिया मूवमेंट एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स में, टियर 1 टियर 2 टाउन्स तक, जहां तक उनकी रीच है वहां तक तो काफी पॉपुलर हो गया है। स्कूल्स वगैरह में भी अब बच्चों के पास ये एडुकेशन जा रहा है कि उन्हें हेल्थ पे फोकस करना है, उन्हें न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। कोई भी फूड पैकेट को हम पीछे से पढ़ने लग गए हैं, एंड अब इसी ट्रेंड को कैपिटलाइज करने के लिए कंपनीज भी प्रीमियम सेगमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदानी विल्मर ने हेल्दी ऑयल्स का पोर्टफोलियो लॉन्च किया है जो इम्यूनिटी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे इशू टैकल करता है। राइस ब्रान ऑयल, जो पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल से हेल्दियर माना जाता है, उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, एंड ये इंडिया के लिए काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि इंडिया राइस ब्रान ऑयल का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हेल्दियर ईटिंग एंड बढ़ते प्रीमियमाइजेशन की वजह से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसा मैंने बताया था, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व्ड रहते हैं, इसीलिए कंज्यूमर्स अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स खरीद रहे हैं। नए स्टार्टअप्स जैसे डायमंड ऑर्गेनिक, श्रीजी ऑयल्स, ग्रामिया एंड होस्थेटिक भी इस स्पेस में आ रहे हैं। ग्रामिया ने रिसेंटली 9.5 करोड़ भी रेज किया है, और क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे हायर प्राइस कमांड किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट्स कंपनीज के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए अब कंपनीज अपना फूड एंड FMCG पोर्टफोलियो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जो ये बड़े कंपनीज है एटलीस्ट वो। FMCG कैटेगरी का ग्रोथ भी फास्टर है, 27.9% CAGR एज कम्पेयर टू एडिबल ऑयल सेक्टर जिसका 6.7% CAGR है, और इस सेक्टर के मार्जिन भी एडिबल ऑयल से बेटर हैं। FMCG कंपनीज जैसे कि HUL, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डाबर एंड नेस्ले इंडिया के पैट मार्जिन 14 to 16% है एज कम्पेयर टू इस सेक्टर में 1%। इसलिए कंपनीज फूड एंड FMCG में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदानी विल्मर फाइनेंशियल ईयर 2021 से फूड एंड FMCG का वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। चार्ट देखो, फाइनेंशियल ईयर 21 में फूड एंड FMCG का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% था, और अब फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 10% हो गया है। वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 24 में 17% था, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी इसे 25% तक ले जाना चाहती है। पतंजलि फूड्स की बात करें तो उनका फूड एंड FMCG का कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6.8% था। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 30.1% पहुंच गया, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी FMCG एंड एडिबल ऑयल में 50-50 स्प्लिट टारगेट कर रहा है। क्लियरली दिखाता है कैसे एडिबल ऑयल कंपनीज FMCG को फोकस कर रही हैं और फूड सेक्टर में फोकस कर रही हैं। वो FMCG प्रोडक्ट्स निकालने का कोशिश कर रही हैं, फूड प्रोडक्ट्स निकालने का कोशिश कर रही हैं। ऑल इन ऑल इस सेक्टर में मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए एडिबल ऑयल कंपनीज कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करें और हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स ऑफर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द एडिबल ऑयल सेक्टर इन इंडिया।
फटाफट समराइज करते हैं। ये सेक्टर $4.4 बिलियन का है और इंडिया एडिबल ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, क्योंकि हमारा डिमांड डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कई ज़्यादा है। एंड क्योंकि हम इंपोर्ट्स पे इतने डिपेंडेंट हैं, इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स के कॉस्ट भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं। कंपीट करने के लिए कंपनीज रीजनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती है, और क्योंकि इस सेक्टर में मार्जिन कम है, अब कंपनीज फूड एंड FMCG कैटेगरीज में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल भी हमने देखा कि गवर्नमेंट भी क्या डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो और हम खुद अपना ऑयल प्रोड्यूस कर पाएं, अपने ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कर पाएं। हम पाम ऑयल पे भी फोकस कर रहे हैं, पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने पे भी फोकस कर रहे हैं, और हम बाकी इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं जहां पे हम ऑल्टरनेटिव ऑयल्स निकाल रहे हैं, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल। आई पर्सनली फील कि अगर हम राइस ब्रान ऑयल को ज़्यादा प्रमोट करें तो हमारे लिए फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव भी वो बेटर होगा। मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर आपको बेटर पता है मुझसे हेल्थ के बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना कि राइस ब्रान ऑयल जेन्युइनली अच्छा होता है कि उसके भी कुछ फ्लॉज हैं, उसमें भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, या वो पाम ऑयल और बाकी सारे ऑयल से कई ज़्यादा बेटर है। एंड ओवरऑल भी इन सारे ऑयल्स को कंज्यूम करने का लिमिट क्या होना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये आप ज़रूर बताना अगर आप हेल्थ सेक्टर से हो तो। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सेक्टर में फ्यूचर में और कौन से ट्रेंड्स देखने मिल सकते हैं? आप अपने इनसाइट्स भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, ये वीडियो हमने एक सब्सक्राइबर के बोलने पे बनाया है। उन्होंने ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट किया था कि उन्हें एडिबल ऑयल सेक्टर पे एक वीडियो चाहिए, तो इस सेक्टर को तो हमने कवर किया है और डिटेल में कवर किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और उन्हें बोलना ये वीडियो को देखने के लिए। और कौन से टॉपिक्स हम आगे भी कवर करें ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।